हेलो स्टूडेंट्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं इसे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये पूरा पेपर होता है इसका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान या पादप कार्य की वनस्पति विज्ञान की एक प्रायोगिक शाखा महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और ये क्रियाएं पौधों के अंग, कोशिका तथा उप कोशिका स्तरों पर संपन्न होती है। पौधों के जो अंग है, कोशिका, उप कोशिका स्तर है, वहाँ पर ही संपन्न होती है और जिनकी सफलता संबंधित पादप को जीवित और वृद्धिशील रखती है। तो ये सारी अंग, कोशिका और उप कोशिका स्तर पर होती है और ये जब सही तरह से काम करते हैं तो पादप क्या रहता है? पादप जीवित रहता है। पादप जीवित रहता है और वृद्धिशील रखता है। पादप क्रियाएं जैव भौतिक तथा जैव रासायनिक, बायोकेमिकल और बायोफिजिकल प्रकृति की हो सकती है। जैसे भौतिक क्रियाएं वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्त्राव वाले, ये भौतिक क्रियाएं होती है। जैव भौतिक क्रियाएं कौन कौन सी होगी? बिंदु स्त्राव है, बिंदु स्त्राव, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ये भौतिक क्रिया, जैव भौतिक क्रिया होगी। और जैव रासायनिक क्रियाएं प्रकृति की होती है। जैव रसायन जिसके अंतर्गत रसायनों का उपयोग होता है वो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे जीर्णता है, जैव रासायनिक क्रिया में जीर्णता पौधों की मृत्यु जैसे होती है, जीर्णता से। फिर जैव रासायनिक क्रिया होगी, ये इनका हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की एक पादप क्रिया होती है। जैविक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पैतृक गुणों तथा पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर करती हैं और फसली व अन्य पादपों तथा प्राणियों के जीवित रहने के लिए इनमें कई क्रियाएं होती है। फिर पादप कार्य की या प्लांट फिजियोलॉजी को फाइटोफिजियोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोफिजियोलॉजी क्या कहते हैं? फाइटोफिजियोलॉजी, फाइटोफिजियोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोफिजियोलॉजी, इसे फाइटोफिजियोलॉजी भी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द है फाइटोन, ग्रीक शब्द है फाइटोन, ग्रीक शब्द है फाइटोन, इंग्लिश में इसे फाइटोन। और फाइटोन का अर्थ होता है पादप। फाइटोन का अर्थ क्या हो गया? पादप। फाइटोन ग्रीक शब्द। और फाइसिस ग्रीक शब्द है, एक तो फाइटोन और दूसरा है फाइसिस। फाइसिस, फाइसिस का अर्थ हो गया हमारे, जिसका प्लांट से हो गया। फाइसिस जिसका अर्थ प्रकृति तथा लोगोस, ग्रीक भाषा के शब्द है फाइटोन जिसका अर्थ पादप हो गया और फाइसिस जिसका अर्थ है प्रकृति तथा लोगोस जिसका अर्थ हो गया अध्ययन। लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन, लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन और फाइसिस का हमारे अर्थ हो गया पादप से होता है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों की क्रियाओं, कार्यों और अनुक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार फिजियोलॉजी का अर्थ होता है सामान्य परिस्थितियों में सजीवों के गुणों तथा कार्यों का विज्ञान। यह अर्थ पादप कार्यकी के लिए उपयुक्त होता है। तो ये परिभाषा होगी कि प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की क्रियाओं, कार्यों तथा अनुक्रियाओं यानी एक्टिविटीज, फंक्शंस और रेस्पॉन्स का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी शब्दकोश में फिजियोलॉजी का अर्थ सामान्य परिस्थितियों में सजीवों के गुणों तथा कार्यों का अध्ययन करना होता है। फिर पादप शरीर क्रिया विज्ञान का आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है। पादप कार्यकी का विषय क्षेत्र क्या है? तो उसमें पौधों के जल संबंध का अध्ययन करते हैं। जल संबंध जैसे इंग्लिश में वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट कहते हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न जैव भौतिकी क्रियाओं, जैसे जल संबंध के अंतर्गत हम जैव भौतिक क्रियाएं कौन कौन सी है? परासरण का अध्ययन करते हैं। परासरण, ऑस्मोसिस, अंतःशोषण, परासरण, अंतःशोषण,
परासरण का अध्ययन करते हैं, अंत्य शोषण का अध्ययन करते हैं, और जल अवशोषण, रसारोहण, इसी के अंदर जल अवशोषण और रसारोहण का अध्ययन करते हैं। पौधों के जल संबंध टॉपिक आएगा, उसमें जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, ये सारी जीव भौतिक क्रियाएं हैं। वाष्पोत्सर्जन, ये सारी जीव भौतिक क्रियाएं हैं। रंध्रों की गति, प्रतिबल, शरीर क्रिया विज्ञान, स्ट्रेस फिजियोलॉजी आदि पहलुओं का हम अध्ययन करेंगे आगे। फिर पादप का उपापचय। पादप का उपापचय में हम सजीवों में संपन्न होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रियाएं कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के दो भाग हैं, अपचय और उपापचय। पादप में उपापचय, प्लांट मेटाबॉलिज्म में अपचय और उपापचय, अपचय और उपचय, अपचय और उपचय, ये दो अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। पेन दूसरा ले लेते हैं मार्कर। तो अपचय जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, इसके अंतर्गत वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो मुख्य रूप से पदार्थों के अपघटन या खंडन से संबंधित होती है। अपचय में पदार्थों का अपघटन होता है, अपघटन, ये ध्यान रखेंगे, अपघटन या खंडन से संबंधित है। और उपचय यानी एनाबॉलिज्म, इंग्लिश में इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, और इसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण से संबंधित होती है। इसमें संश्लेषण होता है यानी नए अणु बनते हैं, छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। छोटे अणु मिलकर, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, प्रोटीन है, प्रोटीनों का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, ये सारे उपचय के अंतर्गत आते हैं। उपचय में कौन कौन से हो गए? प्रकाश संश्लेषण आता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, और प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण, ये सारे उपचय में आते हैं। इसके अंदर नए बड़े अणु बनते हैं और अपचय में खंडित होते हैं, खंडन होता है इसमें। फिर वृद्धि तथा परिवर्धन या संरचना विकास इस खंड के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली क्रिया हैं। वृद्धि हार्मोन्स, दीप्तिकालिता, वसंतीकरण, प्रसूति, बीजांकुरण, काल प्रभावन या जीर्णता, ये टॉपिक उसमें आ जाता है। जैव क्रियाओं के पादप कार्यकी का विषय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम पौधों के जल संबंध देखते हैं, पादप उपापचय देखते हैं, वृद्धि और परिवर्धन या संरचना विकास, ये जैव रासायनिक क्रिया होगी। दीप्तिकालिता है, वसंतीकरण है, दीप्तिकालिता, वसंतीकरण, दीप्तिकालिता, काल प्रभावन, जीर्णता, प्रसुप्ति, डोर्मिनेंसी, इंग्लिश में कहते हैं वसंतीकरण को वर्नलाइजेशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें जैव रासायनिक क्रिया हैं। फिर पादप शरीर क्रिया विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है? इसके अध्ययन द्वारा पादपों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात की जाती है। इसके द्वारा पादप के विभिन्न प्रक्रमों को समझना, उनकी विशेषताओं को जाना जाता है, और इन प्रक्रमों का सभी का ज्ञान प्राप्त कर कृषि, हॉर्टिकल्चर और वन पादपों का विकास करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में दैनिक जीवन में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। वृद्धि, परिवर्धन, संरचना विकास के अध्ययन से आवश्यक पादपों के उत्पादन को बढ़ाता है। फिर पादप शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस, पहले थे उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य हैं और अब इनके महत्व क्या क्या है। तो मनुष्य अपने क्या करता है? पादपों के प्रजनन, नस्ल सुधार, पुष्प कृषि है, फ्लोरिकल्चर, उद्यान कृषि है, हॉर्टिकल्चर, फार्मेकोग्नोजी, वानिकी कृषि, इनके अंदर इनका उपयोग करता है। इनके अंदर पादप शरीर क्रिया विज्ञान का इनमें यूज करता है, और ये सभी प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, काष्ठ, पेय पदार्थ और अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे कागज, रबड़, लाख की चूड़ियाँ जैसे रंजक, परफ्यूम, जलाऊ काष्ठ, कोयला, खाद्य पदार्थ, ये सारी दालें वगैरह जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है,
इनके लिए ये महत्व है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का। फिर है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का इतिहास। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का इतिहास क्या है, इतिहास क्या क्या है, इसमें क्या क्या खोजें हुई है। तो एक वैज्ञानिक है ब्लैकमैन, इतिहास के अंदर ब्लैकमैन ने पौधों द्वारा वायुमंडल से गैसों CO2 के अवशोषण में रंध्रों के महत्व को स्थापित किया था। और ब्लैकमैन ने 1905 में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया। सीमाकारी कारकों का सिद्धांत ब्लैकमैन द्वारा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी ब्लैकमैन के 1905 में ये खोज की थी। फिर डिक्सन और जोली ने रसारोहण का सहसंयोजन तनाव सिद्धांत, डिक्सन तथा जोली, वैज्ञानिक है डिक्सन और जोली ने रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत, रसारोहण का सहसंयोजन तनाव सिद्धांत दिया था। फिर है रॉबर्टसन ने खोज की थी ईएम अध्ययनों के आधार पर जो है उन्होंने जीवद्रव्य कला का इकाई कला मॉडल प्रस्तुत किया था। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने जीवद्रव्य कला का इकाई कला मॉडल, रॉबर्टसन इकाई कला मॉडल, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। ये एग्जाम में सीधे एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाता है। ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया, डिक्सन जोली ने सहसंयोजन तनाव सिद्धांत दिया, रॉबर्टसन ने इकाई कला मॉडल का सिद्धांत दिया। सिंगर तथा निकोलसन, फिर है वैज्ञानिक सिंगर तथा निकोलसन, सिंगर तथा निकोलसन ने जीवद्रव्य का ही एक अन्य और मॉडल प्रस्तुत किया जिसे तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? सिंगर तथा निकोलसन ने। रॉबर्टसन ने इकाई कला मॉडल दिया था। फिर एक क्रेमर, वैज्ञानिक है क्रेमर ने क्या किया था? मृदा से पौधों द्वारा जल अवशोषण की 2 विधियों का उल्लेख किया है। मृदा से पौधों द्वारा जल अवशोषण की 2 विधियां हैं, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। क्रेमर ने निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण दिया था। निष्क्रिय और सक्रिय अवशोषण जो क्रिया है वो किसने दी है? क्रेमर ने। और इससे आगे जो खोजें हैं वो हम बढ़ते हैं। एग्जाम में सीधे एक नंबर के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर है सर जगदीश चंद्र बोस हैं। उन्होंने क्या किया था? रसारोहण के स्पंदन सिद्धांत उनको प्रतिपादित किया। रसारोहण का स्पंदन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर रसारोहण के जीव बल सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। फिर एंजाइमों की खोज किसने की थी? हाँ, वाष्पोत्सर्जन को अनिवार्य बुराई किसने कहा? कर्टिस ने वाष्पोत्सर्जन को अनिवार्य बुराई कहा था। और स्टीवार्ड ने इसे अपरिहार्य बुराई कहा था। स्टीवार्ड ने अपरिहार्य बुराई अनअवॉइडेबल एविल कहा था। और अनिवार्य बुराई एसेंशियल एविल कर्टिस ने कहा था। फिर एंजाइमों की खोज बुकनर ने की थी। बुकनर ने एंजाइमों की खोज की जिसने यीस्ट नामक कवक में जाइमेज समूह की खोज की। विली कोहने ने वर्तमान नाम एंजाइम दिया था। एंजाइम नाम किसने दिया था? विली कोहने ने। फिर एमिल फिशर ने एंजाइमों की क्रिया विधि का ताला कुंजी सिद्धांत, लॉक की थ्योरी किसने दी थी? फिशर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज की थी एंजाइम की लॉक की ताला कुंजी सिद्धांत, लॉक और की।
तालाकुंजी सिद्धांत किसने दिया था? फिशर ने। फिर एमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत लाल पतन और एमर्सन प्रभाव की खोज की थी। फिर एमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत लाल पतन और एमर्सन प्रभाव की खोज की। फिर केल्विन तथा बेंसन, केल्विन और बेंसन ने प्रकाश संश्लेषण के C3 चक्र या केल्विन चक्र C3 चक्र की खोज की थी। फिर हेल्सलेक ने C4 चक्र और एम्डन मेयरहोफ और पार्नास ने EMP पाथवे की खोज की और हेंस क्रेम ने ऑक्सीशोषण के क्रेब्स चक्र की खोज की थी। नेक्स्ट हम टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।